गुड मॉर्निंग बच्चों। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, पार्ट 2। हम लोगों ने पहले भी ऑलरेडी पढ़ रखा है कि प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे। कुछ प्रॉपर्टीज बचे रह गए थे, उन प्रॉपर्टीज को इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे और कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं वो प्रॉपर्टीज क्या हैं। जैसे प्रॉपर्टीज नंबर 14 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 15 की मैं बात करूंगा। प्रॉपर्टी नंबर 15 की बात करूंगा। इसमें क्या दिया है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। क्या दिया हुआ है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड दिस विल इक्वल टू -1 इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें बस सिंपली वेरीफाई करते हैं। हम लोग एक्स की कोई वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे x की जैसे मैंने ले ली कोई वैल्यू 2.50। ठीक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.50 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.50 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? -3। ठीक, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने x की जो वैल्यू ली है वो नॉन इंटीग्रल वैल्यू ली है, मतलब x इंटीजर नहीं है। यहाँ पे x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 - 3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। ठीक, ये कब आ रही है? जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये वाला हमारा वेरीफाई हो गया। अब x की एक दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। जब यहाँ पे क्या है? x कोई इंटीजर है, x की वैल्यू मैंने 3 ले ली। x की यहाँ पे वैल्यू कौन सी ले ली? मैंने 3 ले ली। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 की वैल्यू हो जाएगी ये 3, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x की वैल्यू यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -3। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 - 3 यानी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x क्या था? x बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी x की हम लोगों ने इंटीग्रल वैल्यू ली थी। तो ये दोनों ही पॉइंट क्या हो गए? हमारे वेरीफाई हो गए। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम नंबर 16 की बात करते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 16 की बात करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? प्रॉपर्टी नंबर 16A की बात करें तो इसमें दिया हुआ है कि इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू i कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है, हो सकता है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या आएगा इसका रिजल्ट? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू i। ठीक है, तो इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे मैं मान लूं यहाँ पे आई नीड सम स्पेस। ठीक है, यहां पे मैं ले लेता हूं ए की बात कर रहे हैं हम लोग, 16A की बात कर रहे हैं। क्या है? यहां पे दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x is greater than equal to I. This implies that greatest integer of x greater than equal to I होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन 2 हुआ तो x की कौन सी वैल्यूज इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे? ये एक इनइक्वलिटी हुआ। ठीक है, इक्वलिटी और लगा दो यहाँ पे। तो जैसे देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि रियल नंबर लाइन पे x को प्लॉट कर देता हूँ, यानी 2 को प्लॉट कर देता हूँ 2, और इससे जस्ट एक बड़ा इंटीजर प्लॉट कर देता हूँ 3, और इससे एक छोटा इंटीजर 1 प्लॉट कर देता हूँ। अब क्या है कि x की अलग अलग वैल्यूज को मैं इस इनइक्वलिटी में पुट करके देख लेता हूँ कि x की कौन सी वैल्यू इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर मैं x की कोई वैल्यू जो 2 से लेस है, लेस देन 2 है, अगर 1 और 2 के बीच कोई वैल्यू है, जैसे लेट्स सपोज 1.5, अगर इसमें इस इनइक्वलिटी में मैं पुट करता हूँ x की जगह
x की जगह इस इनइक्वलिटी में अगर मैं पुट करूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.5 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा? कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.5 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे क्या होगी? 1 होगी, और 1 विल नेवर बी इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये कभी भी नहीं होगा। तो यानी x की वो कोई भी वैल्यू जो 2 से छोटी है इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगी और इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन नहीं होगा। अब x की एक वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, x इज इक्वल टू 2। ठीक, तो देखो अगर x की वैल्यू इस इनइक्वलिटी में 2 पुट करके देखूं कि क्या x इज इक्वल टू 2 इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 की वैल्यू क्या होती है? 2 है, क्योंकि किसी भी इंटीजर की उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो उस इंटीजर के ही इक्वल होती है। तो यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 इस इनइक्वलिटी का एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करके देखो जो 2 से बड़ी है, यानी 2.5 को मैं अगर पुट कर लूँ, x इज इक्वल टू 2.5, 2 और 3 के बीच होगा। ठीक है, तो अगर x इज इक्वल टू 2 की जगह 2.5 मैं रख दूँ तो 2.5 विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2 होगा, और ये क्या हो रहा है? इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो यानी 2 और 3 के बीच भी जो x की वैल्यूज होंगी वो भी इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगी और इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, x की कोई अगर x की जगह मैं 3 पुट कर लेता हूँ, यानी 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 क्या होगा? 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये भी इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? अगर x की मैं ऐसी वैल्यू पुट करूं जो 3 से बड़ी है, वो भी इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगी, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताओ? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x की वो सभी वैल्यू जो 2 के बराबर हैं या 2 से बड़ी हैं वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगी, यानी ये सभी वैल्यू इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन होंगी, इस इनइक्वलिटी की सॉल्यूशन होंगी। ठीक है, तो सिमिलरली इसी मेथड से कि अगर x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू i, दैट इंप्लाइज दैट कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा i से या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। ठीक, ये 16 प्रॉपर्टी नंबर 16a यहाँ पे हम लोगों ने इसको वेरीफाई कर लिया। प्रॉपर्टी नंबर 16b की बात करते हैं यहाँ पे। प्रॉपर्टी नंबर 16b की बात करें तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि देखो यहां पे लिखा हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू i। दिस इंप्लाइज दैट x इज लेस देन i प्लस 1। ठीक है, उसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जाम्पल मैंने क्या लिया? लेट सपोज x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो इस केस में ये क्या सॉल्यूशन देगा? इस इनइक्वलिटी के x की कौन सी ऐसी वैल्यूज होंगी जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगी? हमें इसको कैलकुलेट करना है। मैंने i की जगह 2 ले लिया है बस। ठीक है, 2 कोई नंबर है, इंटीजर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रियल नंबर लाइन पे इस 2 को प्लॉट कर देते हैं। 2 को यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिया, और 2 से बड़ा एक इंटीजर 3 को भी प्लॉट कर दिया इसके बगल में, और 2 से एक छोटा इंटीजर 1 को भी 2 के बगल में प्लॉट कर दिया रियल नंबर लाइन पे। अब मैं क्या करूंगा? देखो सबसे पहले मैं 2 पे चेक कर लेता हूं। x की वैल्यू 2 इसमें पुट करके देखता हूं कि क्या ये x इज इक्वल टू 2 इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो x इज इक्वल टू 2 इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 क्या होगा? ये 2 के बराबर होगा, और 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 होगा। ठीक, इक्वलिटी लगी हुई है, 2 के बराबर होता है हमेशा, तो x बराबर 2 इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, कर रहा है या नहीं? अब जैसे देखो जब x बराबर 2 इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है,
तो 2 से जितनी भी वैल्यू होंगी x की वो सभी इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगी। तो जब 1 और 2 के बीच में जैसे 1.5 रखोगे तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 हमेशा क्या होगा, 2 से छोटा होगा, यानी x इक्वल टू 1.5 भी इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं x की कोई ऐसी वैल्यू जो 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है, जैसे लेट सपोज x की मैंने वैल्यू ले ली 2.99, ठीक है, 2.99 वैल्यू ले ली, और मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या ये वैल्यू इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.99 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी क्या हो गया कि जब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच होगी, ये सभी वैल्यू क्या करेंगी, इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगी। अगर मैं x की वैल्यू 3 रख लेता हूं, x की वैल्यू अगर 3 ले लूं, तो क्या ये लेस देन इक्वल टू 2 होगा, ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 विल ऑलवेज इक्वल टू 3, और 3 कभी लेस देन इक्वल टू 2 नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा x इज लेस देन 2 + 1, यानी x इज लेस देन 3। तो अगर x की वो सभी वैल्यूज जो 3 से छोटी होंगी, हम अगर उन्हें ले लें तो वो सारी वैल्यू इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगी। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर लेस देन इक्वल टू i है, तो ये क्या होगा, x विल ऑलवेज लेस देन i + 1 होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट देख लेते हैं 16C। I need some space। 16C देखो कैसे करेंगे। 16C में क्या कहा है, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन i, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू i + 1। इसको रटना नहीं है, आपको एनालाइज करना है। रटोगे तो कभी ना कभी भूल जाओगे, आज रट लोगे 2 दिन तक याद रहेगा, लेकिन तीसरे दिन जरूर भूल जाओगे। ठीक है, इसलिए इसको रटना नहीं है, समझो, एनालाइज करो कि क्या हम अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू i, तो x की कौन कौन सी वैल्यू इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगी, यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो जैसे इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, लेट सपोज कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जब ग्रेटर देन 2 है, ठीक, तो x की कौन सी वैल्यू होंगी जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि इस 2 को हम लोग रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे, और 2 के बगल में इससे बड़ा एक इंटीजर जो होता है 3, उसको भी प्लॉट कर दिया, और 2 से एक छोटा इंटीजर है 1 है, इसको भी प्लॉट कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। अब क्या करते हैं कि हम लोग जैसे x इज इक्वल टू मैं 2 रख दूं, x इज इक्वल टू अगर मैं 2 रखूं, यहां पे x इज इक्वल टू अगर 2 रखता हूं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 क्या 2 से बड़ा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 या 2 से बड़ा होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 की वैल्यू 2 होती है, और ये हमेशा 2 कभी 2 से बड़ा नहीं होता, यानी x इज इक्वल टू 2 इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। x इज इक्वल टू 2.5 रख के देख लेता हूं मैं। x इज इक्वल टू 2.5 अगर मैंने रखा, तो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 विल ग्रेटर देन 2 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, 2 होगी। क्या 2 यहां पे ग्रेटर देन 2 होगा, ये भी पॉसिबल नहीं होगा, यानी 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू अगर हम रखते हैं इस इनइक्वलिटी में, वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। अगर मैं x इक्वल टू 3 की वैल्यू पुट करके देख लेता हूं, x इक्वल टू अगर मैं 3 ले लूं, तो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3, यहां पे मैं पुट कर रहा हूं सारी वैल्यूज, ठीक, तो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 विल ग्रेटर देन 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि किसी इंटीजर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू उस इंटीजर के बराबर ही होती है, तो इसलिए 3 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो मतलब x इक्वल टू 3 इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा, और x की
कोई एक ऐसी वैल्यू जो 3 से बड़ी है, यानी x बराबर मैं ले लेता हूँ यहाँ 3.001 ले लेता हूँ, तो क्या यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.001 की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। यहाँ पे 3 ग्रेटर देन 2 है, तो ये भी x इक्वल टू 3.001 भी इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा, यानी इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो x की वो सभी वैल्यू जो या तो 3 हो या 3 से बड़ी हो, वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगी। यही हमारा इस एनालिसिस का कंक्लूजन है। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3 विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वलिटी। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू इज ग्रेटर देन i, देन वी कैन राइट दैट कि x विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू i प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे i, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 1, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इस तरीके से हम लोग इसे एनालाइज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें 16D को एनालाइज करना है तो देखो कैसे एनालाइज कर पाएंगे। आई नीड सम स्पेस। देखो 16D को इसमें क्या दिया कहा गया है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू लेस देन i है, लेस देन i है, तो दिस इंप्लाइज दैट x विल ऑलवेज लेस देन i। ठीक है, तो सिमिलरली उसी मेथड से कर रहे हैं। x i की जगह यहाँ पे 2 ले लो, यानी हमें सॉल्व करना है अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 2 से छोटी है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगी। रियल नंबर लाइन पे 2 को प्लॉट कर लो, 2 प्लॉट कर लिया, इससे बड़ा एक इंटीजर 3 को भी प्लॉट कर लिया, इससे एक छोटा इंटीजर 1 को भी प्लॉट कर लिया। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, इसमें अगर x की वैल्यू 2 रख दूँ, मैं x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 विल लेस देन 2 होगा? कभी भी नहीं होगा। 2 से छोटा कभी नहीं होता है। ठीक, तो x इज इक्वल टू 2 इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर x की वैल्यू अगर मैं 1 और 2 के बीच कोई रखूं, यानी 1.99 ले लेता हूं मैं, x की वैल्यू मैंने ले लिया 1.999। ठीक, तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या ये 2 से बड़ी, 2 से छोटी होगी? हम लोग चेक कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या 2 से छोटी होगी? देखो x की जगह हम लोग क्या लिख लेते हैं 1.999, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। 1 होगा, तो 1 यहाँ पे 2 से छोटा है, यानी x की वो सभी वैल्यूज जो 2 से छोटी होंगी वो इस इनइक्वलिटी को क्या करेंगी? सेटिस्फाई करेंगे। किस इनइक्वलिटी को? इस इनइक्वलिटी को। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x इज लेस देन 2। तो अगर x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन i होगा तो इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा? x इज लेस देन i। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। आप लोग एनालाइज इस तरीके से करते हैं। ठीक, अब प्रॉपर्टी नंबर 17 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 17 में कहा गया है, प्रॉपर्टी नंबर 17 में कहा गया है कि देखो क्या कहा गया है। प्रॉपर्टी नंबर 17 में कहा गया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्रॉपर्टी नंबर 17 में कहा गया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n इंटू एक्स विल नेवर बी इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n इंटू एक्स विल नेवर बी इक्वल टू n इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? n को हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते। अगर मान लो 2x लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, तो हम लोग इसको 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कभी भी नहीं लिख पाएंगे, ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 इंटू एक्स लिखा हुआ है
तो इसकी वैल्यू कभी भी 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x नहीं होगी। ठीक है, अगर तुम लिख दोगे इसको 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 4 4 4 इंटू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक, तो हम इसको कभी भी 4 4 4 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं लिख पाएंगे। अगर लिखते हो तो ये गलत हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन एक्स को फिर लिखेंगे क्या, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी नंबर 18 में एक सीरीज दिया हुआ है। ये सीरीज क्या है, ये समेशन है, समेशन n इज इक्वल्स टू समेशन दिया हुआ है k इज इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस k बाई n। ठीक है, ये दिया हुआ। इस सीरीज का यूज करके हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x की वैल्यू या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n इंटू एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, ये ध्यान रखना है। ठीक, n कोई इंटीजर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो प्रॉपर्टी नंबर 19 की अगर मैं बात करूं तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x की वैल्यू इसने लिखा है। किससे लिखा है, इस समेशन का यूज करके। इस समेशन का यूज करके इन्होंने क्या लिख दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x की वैल्यू। ऐसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x की वैल्यू भी इन्होंने इस तरीके से लिख दी है। इसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको याद रखना, हो सकता है इस पे प्रॉब्लम बन जाए, जेई मैंने एडवांस में इस पे प्रॉब्लम बन जाए, पूछ ले। तो अगर मान लो ये इसकी बात करूं, अगर मान लो यहाँ पे x की जगह तुम x/2 पुट कर दो, x को x/2 से रिप्लेस कर दोगे तो ये मिल जाता हमें। ठीक है, अगर मान लो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को लिखना है तो हम लोग कैसे लिख पाएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को लिखना है तो इसको हम लोग लिखेंगे x/2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/2। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/3। ठीक, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/4, इसमें 4 टर्म आ जाएंगे, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3/4। ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। मतलब एक ही फंक्शन को, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फंक्शन को हम लोग अलग अलग इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशन के फॉर्म में इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये सभी क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को रिप्रेजेंट करेंगे। आगे देखते हैं। देखो प्रॉपर्टी नंबर 20 में क्या कहा गया है, प्रॉपर्टी नंबर 20 में कहा गया है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो ये क्या होगा, हमेशा 0 देगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 28 में कहा गया है। तो x की वैल्यू अगर हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लो 2.5 ले लिया मैंने, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.50 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.50। और अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ले लें तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.50, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक, तो हमेशा याद रखना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 के बराबर होती है। और 20b में कहा गया है कि
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 20b में क्या कहा गया है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये भी क्या होता है, हमेशा 0 के बराबर होता है। ठीक, ये भी क्या होता है, हमेशा 0 के बराबर होता है। तो इसको अगर हमें वेरीफाई करना हो तो कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, इसको अगर हमें वेरीफाई करना हो तो कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, इसको वेरीफाई करने के लिए x की वैल्यू ले लो कोई, जैसे मैंने लिया 4.1 ले लिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.1 क्या हो जाएगा, 4.1, ये हो जाएगा 4। ठीक, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 की वैल्यू। और किसी इंटीजर का में फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0 होता है, तो यानी ये 0 हो जाएगा, यानी ये चीज़ जो हमारी है वो वेरीफाई हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो A21 आपको सिंपली इसको मेमोराइज करना है कि फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x विल ऑलवेज इक्वल टू 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड दिस विल इक्वल टू 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, और प्रॉपर्टी नंबर 22 जो है 22 है, उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको खुद करके देखना, ये लिख लोगे, क्योंकि ये जो इंटीजर है, इंटीजर इसको बाहर निकालोगे तो ये माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई ही बचेगा। और प्रॉपर्टी नंबर 23 को भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज लेस देन 1, एंड इसको हम लोग लिख पाएंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस 1 इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, इसको भी मेमोराइज करना है आपको। तो इस तरीके से हमारे ये प्रॉपर्टीज जो हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ये खत्म होती हैं, और इस पे ये लिखा हुआ है, ये देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 8/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7 x प्लस 7/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 6/2 एंड सो ऑन अप टू x इज इक्वल टू 30। ग्रेटेस्ट दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी प्रॉपर्टी में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है, क्या पढ़ी है, हम लोगों ने पढ़ा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/2 ये क्या होता है, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बराबर होती है, ये पढ़ा है। तो यहां पे मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 7/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 8 को क्या लिख सकता हूं, x प्लस 8 को मैं x प्लस 7 प्लस 1 लिख सकता हूं बाई 2, इसको इस तरीके से लिख लिया। तो यहां पे देखो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 7। ठीक, सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 5/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 6 को क्या लिख सकता हूं मैं, x प्लस 5 प्लस 1/2, और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 5, इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पे देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3/2 यहाँ पे होगा ना, ये यहाँ पे x प्लस 1 तक है, 3/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 3 प्लस 1/2 लिख सकता हूँ, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 हो जाएगी। ठीक, सिमिलरली मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/2
प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ये सभी टर्म्स जो होंगे, ये सभी टर्म्स, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला, ये एंड x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/2 को मैं क्या लिखूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/2, इसको मैं लिख लूंगा और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। ठीक है, यहां पे लिख सकता हूं। तो देखो ये क्या आ गया, ये आ गया, ये जो सीरीज दी हुई है, ये जो सीरीज दी हुई है यहां तक इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 7 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 5 है ना, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1, ठीक, और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये आ गया, इस सीरीज की जगह ये लिख दिया हम लोगों ने, और ये इक्वल टू है 31। ठीक है, अब देखो एक चीज हम लोगों ने और पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस एनी इंटीजर i इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस i, यानी इस इंटीजर को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 7 को क्या लिखूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 7, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 5 को क्या लिखूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 5, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 को क्या लिखूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 को क्या लिखूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 31। ठीक है, तो ये कितने ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15, और प्लस 1 16 इज इक्वल टू 31। ठीक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 15, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 3 है, तो हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में पढ़ा था, जब इसकी थ्योरी पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें क्या पढ़ा था कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू n है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, x विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड लेस देन n प्लस 1। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो, तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, x विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन 4। ठीक है, यही सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन बी है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, फाइंड द फॉलोइंग लिमिट। हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है, एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, वेयर दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी और डी को देख करके ये पता चलता है कि क्या करवाना चाह रहा है। ये प्रॉब्लम में एक्चुअली में 2 पर ये चेक करवाना चाहता है कि यार 2 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है और 2 पर ये फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग चेक करेंगे। तो देखो, जैसे x इक्वल टू 2 पर अगर कोई फंक्शन, अगर किसी x इक्वल टू a पे अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एट x इक्वल टू a पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू a की बात कर रहे हैं, ये होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा कि जब x 2 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2, यानी लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। फंक्शन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहाँ पे फंक्शन। ठीक, इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू f इंटू 2,
ठीक है। तो अगर ये है, अगर ये है तो क्या होगा, ये फंक्शन एट x इक्वल टू 2 पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस यहाँ पे लिख सकते हैं, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। और अगर बस इतना होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये एट x इक्वल टू 2 पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो आइए हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, जैसे फंक्शन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये दी हुई है। अब मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेता हूँ सबसे पहले। तो क्या था, 4x माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने माइनस कॉमन लेकर के क्या लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक। और इसमें क्या कर दिया मैंने, जो ये x का जो कोफिशिएंट है 4, इसके हाफ को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इसके हाफ के स्क्वायर को ऐड कर दिया, माइनस, ठीक, ये कर दिया मैंने। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे, 4 है, इसके हाफ के स्क्वायर को ऐड कर दिया और उसी को मैंने क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो ये क्या बन गया, ये बना, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फंक्शन ये हो गया। मतलब इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फंक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो क्या मैं लिखूंगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, और फंक्शन क्या है, फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात, मतलब क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट का, कि ये x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि x 2 के बराबर नहीं है, x 2 को अप्रोच कर रहा है, यानी x इज स्लाइटली लेस देन 2। तो अगर मान लो x की वैल्यू मैं यहाँ पे लेता हूँ 1.99, ठीक। तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा, x माइनस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.99 माइनस 2, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली होगा 0.001, ठीक। अब 0.001 का अगर स्क्वायर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.00001, और इसको अगर तुम क्या करोगे, इसको 4 में से सब्सट्रैक्ट करोगे, 0.00001 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3.9999 अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3.999, ठीक है। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, 3 आ गई। और राइट हैंड लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, मतलब ये क्या होता है कि x 2 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ 2। फंक्शन क्या है, फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये है फंक्शन, ठीक है। अब जैसे मान लो राइट हैंड लिमिट का मतलब ये होता है कि x 2 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ 2, यानी x क्या है, 2 के बराबर नहीं है, 2 के बराबर नहीं है, 2 से स्लाइटली ग्रेटर है। यानी x अगर मान लो यहाँ पे 2.001 है तो x माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी 2.001
1 माइनस टू, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.001। ठीक है, अब x माइनस टू का स्क्वायर कितना क्या हो जाएगा, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। x माइनस टू का स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, 0.001 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0.00001। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। और 4 में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे -0.000, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं है यहाँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3.9999। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू के इस वैल्यू की जगह हम लोग क्या रख देंगे 3.999, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। यानी यहाँ पे एक चीज़ तो पता चल गया आपको क्या, कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट है। इसकी वैल्यू क्या है 3 है। पहली बात ये पता चल गई, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, x इज इक्वल्स टू 2 पे लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। और दूसरी बात, वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात मैं करूं, यानी f2 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करूं, f क्या है, फंक्शन क्या है, ये फंक्शन ये दिया हुआ है, ये फंक्शन है fx, फंक्शन दिया हुआ है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 4 माइनस x की जगह 2 रखा मैंने, 2 माइनस 2 का स्क्वायर और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4, क्योंकि इंटीजर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या उस इंटीजर के बराबर होती है। यानी f2 की वैल्यू क्या हो गई 4, जो कि इक्वल नहीं है f2 के। ठीक है, f2 क्या है यहाँ पे 4, इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 2 पे लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, लेकिन क्या होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो लिमिट तो 3 है एंड बट fx इज नॉट कंटिन्यूअस। तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं अब। देखो ये प्रॉब्लम, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ i, हमें इंटीग्रेट करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फंक्शन को फ्रॉम -1 to 3। ठीक है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखो -1 to 3, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो x है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है होता है। और क्या हम लोग डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, यस वी कैन इंटीग्रेट द डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये जो फंक्शन है, जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, उसकी डिसकंटिन्यूटी काउंटेबल होनी चाहिए। तो -1 और 3 के बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो डिसकंटिन्यूटी है वो काउंटेबल होती है। जैसे इसके ग्राफ को मैं ड्रॉ करूं, तो इसके ग्राफ को कैसे ड्रॉ कर पाऊंगा, ये x एक्सिस है एंड दिस वन इज y एक्सिस। यहाँ पे क्या है 1, ये 2, ये 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये -1, -2, -1, -2। ठीक है, अब जैसे इस ग्राफ को मैं ड्रॉ करूं, तो ग्राफ को कैसे ड्रॉ कर पाऊंगा, 0 और 1 के बीच इसकी वैल्यू 0 होती है, 1 और 2 के बीच, 2 एंड 3 के बीच, ठीक, -1 और 3 के बीच देखो डिसकंटिन्यूटी हम लोग काउंट कर सकते हैं, 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, 2 पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी इस फंक्शन की हम लोगों ने काउंटेबल डिसकंटिन्यूटी है, काउंट कर ली डिसकंटिन्यूटी। तो ऐसा फंक्शन जिसकी डिसकंटिन्यूटी काउंटेबल हो उसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इस लिमिट को हम लोग क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करना होगा, पहले -1 से 0 पे इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि 0 पे क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx हो जाएगा, प्लस 0 to 1, 0 to 1, 1 पे भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, dx प्लस 1 to 2, 1 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx प्लस 2 to 2 पर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, ये याद रखना, 2 to 3 dx ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। ठीक, अब देखो ये तो हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ से -1 और 0 के बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है।
तो कैसे इंटीग्रेट करोगे इसको? इसको इंटीग्रेट करना है -1 से 0 की पे वैल्यू क्या होती है -1 dx प्लस 0 से 1 के बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। यहाँ पे देखो 0 dx कहाँ से कहाँ तक? 0 to 1 प्लस 1 to 2 पे 1 से और 2 पे 1 और 2 के बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होती है? ये होती है 1 होती है। 1 dx प्लस 2 to 3 के बीच 2 to 3 के बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है dx। हमेशा याद ये ध्यान रखना, अगर इंटीग्रेट करना तो ये जो लोअर लिमिट होती है ना, वही ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू होती है। जैसे -1 और 0 के बीच की बात करूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, तो -1 होगी। 0 और 1 के बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की बात करूं कि क्या होगी इसकी वैल्यू, तो 0 होगी, यानी लोअर लिमिट की वैल्यू 0। लोअर लिमिट देखो यहाँ पे क्या है? 0 है ना। 1 और 2 के बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? लोअर लिमिट के बराबर। लोअर लिमिट क्या है? 1 है। 2 और 3 के बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? लोअर लिमिट। ये 2 जो क्या है? लोअर लिमिट है। तो इसको तुम सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 प्लस 0, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। यानी इसको सॉल्व करके i की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 2। ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। एक दूसरा मेथड है कि हम लोग जानते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या देता है हमेशा? डेफिनेट इंटीग्रल -1 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, ये हमेशा एरिया देता है। एक क्या देता है? एरिया। ठीक है, तो -1 और 3 के बीच इस फंक्शन fx और x एक्सिस के बीच जो एरिया है जो बना है उसको कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो कैसे कैलकुलेट करोगे? -1 और 0 के बीच, ये वाले इस एरिया की बात कर रहा हूं, ये एक एरिया हो गया जो x एक्सिस के नीचे है। ये एरिया क्या होगा? नेगेटिव एरिया लेंगे। 0 और 1 के बीच एरिया 0 होगा। 1 और 2 के बीच ये वाला एरिया हो जाएगा। 2 और 3 के बीच x एक्सिस और ग्राफ के बीच का जो एरिया होगा वो ये वाला एरिया हो जाएगा। तो इस एरिया की वैल्यू अगर तुम्हें कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करोगे? इस एरिया की वैल्यू, ये क्या रेक्टेंगल बन रहा है? ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये तीनों रेक्टेंगल बन रहे हैं। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? विड्थ इंटू हाइट। विड्थ क्या हो जाएगा? ये वाली विड्थ क्या हो जाएगी? विड्थ 0 माइनस -1 विड्थ हो गई ये। और हाइट कितनी है? हाइट -1 हो जाएगी, -1 प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? विड्थ क्या हो जाएगी इसकी विड्थ हो जाएगी 2 - 1, ये विड्थ हो जाएगी। और हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट 1 हो जाएगी इंटू 1 प्लस इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी? 3 - 2 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक, तो यहां से ये कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, प्लस 1 प्लस ये हो जाएगी 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। यानी इससे भी आप इस प्रॉब्लम को, इस तरीके से भी इस प्रॉब्लम को आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सॉल्व फॉर x इफ 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ। देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के करीब 6 या 7 मेथड हैं। मैं एक मेथड बताऊंगा आपको 5 मेथड और बताने हैं। अगर आप बता सको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है? अगर आपको मालूम है तो। मैं एक सिंपल मेथड बताऊंगा। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x की वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने अभी पढ़ा है प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x को कैसे लिख सकते हैं? इसकी वैल्यू होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/2, होती है नहीं? इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x की जगह ये लिख दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/2। ठीक, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 हो जाएगी या नहीं? इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो क्या बचा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/2 की वैल्यू क्या बची? ये
इक्वल टू 1 हो जाएगी। अब मैं पहले बता चुका हूं कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कैपिटल X की वैल्यू n के बराबर है तो कैपिटल X की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड लेस देन n प्लस 1 होती है। ये डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक, तो यहां से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू होगी x प्लस 1/2 की वैल्यू होगी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, यानी x की वैल्यू क्या होगी 1/2 से बड़ी और लेस देन 3/2। यही सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये एक मेथड है, मेथड वन। ऐसे ही मेथड 2 है, एक अदर मेथड से मेथड 3 है एंड सो ऑन, मेथड 7। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 7 मेथड हैं। आपको बताना है और कौन कौन से मेथड हैं जिनसे जिससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में करना, मैं फिर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।